हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, okay, and that is done to derive the energy, and that will be utilized to perform the various activities in the body, right? सो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, देखिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान जो होते हैं, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन जो देखिए इनडायरेक्टली फॉर्म में यूज होता है आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, है ना। ये जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये ब्रेक डाउन होता है। इनका ब्रेकडाउन जब होता है तो ये सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक हो जाते हैं, और इस ब्रेकिंग के दौरान जो है ना, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को, है ना, इस एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है ना। बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा देर तक रहती है तो वो बहुत हार्मफुल होता है। तो उसको जो है ना रिलीज आउट करना होता है बॉडी के बाहर। बहरहाल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये ऊपर जो अभी हमने रेस्पिरेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड ब्रेक डाउन कर होता है ना। तो उसी तरीके से ये जो है आपका जो ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती है ना। किसी भी सब्सटेंस का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब इस कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंतर्गत ही देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। तो ये जो रिएक्शंस है आपका, है ना, ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आपका जो ऑक्सीजन जो है वो यूज होता रहता है। आपको रेस्पिरेशन ऐसा तो नहीं है कि किसी टाइम हम करते हैं और किसी टाइम नहीं करते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम कंटिन्यूअस कर रहे होते हैं ना, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रीद इन चल रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट हो रहा होता है। तो ऑक्सीजन ब्रीद इन के बाद जो है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है ना, और उसके बाद जो है वो पूरे बॉडी में जो है वो स्प्रेड होती है। तो अब जब वो स्प्रेड होती है फिर सेल्स के पास पहुंचती है। सेल्स में जब वो फूड मटेरियल से कंबाइन होती है तो उसको वो इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है वो उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज आउट करती है। अब इसके साथ में ही देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो भी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है। आप ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली ले रहे हो और फूड के दौरान, फूड के ब्रेकिंग के दौरान जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। ओके, so this process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, है ना। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग। कि आप एक्सचेंज ऑफ O2, है ना, आप O2 एटमॉस्फेयर से ले रहे हो और जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं आपके बॉडी में उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको आप रिलीज आउट कर रहे हो। यानी कि एक तरफ से आप ऑक्सीजन लेते हो और दूसरी तरफ से आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हो। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग, राइट, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो लोग इसको जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, बट अगर बेसिक टर्म में आप इसको समझिए तो ये है ब्रीदिंग प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस। Now place your hand on your chest and can you feel the chest moving up and down? है ना। आप अपने चेस्ट यानी कि छाती पे अगर हाथ रखते हैं अपने, तो वहां पर आप देखेंगे कि चेस्ट आपका बाहर मूव कर रहा है और फिर वो अंदर जा रहा है, बाहर मूव कर रहा है फिर वो अंदर आ रहा है। सो यू नो दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। तो आपको ये पता है कि लंग्स में एक बार जो है एटमॉस्फेयर से एयर जाकर लंग्स को फिल करती है, और जब वही आप उसको ब्रीद आउट करते हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हो, है ना, तो वो लंग्स धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो आपका चेस्ट कैविटी भी जो है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है ना। तो अब हम यहां पर समझेंगे कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हाउ डू वी
breathe. The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of the chapter. तो अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं. तो अब देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. So mechanism of breathing vary among the different groups of animals depending mainly on their habitats and the levels of organization. तो यहाँ पर देखिए भी वही बात की गई है कि जो मैकेनिज्म जो होता है वो ब्रीदिंग का वो हर ऑर्गेनिज्म में जो होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है ना. आप देखेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बनाए गए हैं, फाइलम्स बनाए गए हैं, राइट. तो आप उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो है वो अलग अलग तरीके का ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है और ये डिपेंड करता है किस बात पे, वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल पर है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो टिश्यू लेवल पे है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन लेवल पे है और कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बियर करता है. साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एम्फसाइज करना कि वो किस हैबिटेट में रहता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो किस हैबिटेट में रहता है. सो इसीलिए अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो आपको दो चीजों का यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा. एक तो वो किस हैबिटेट में रहता है और दूसरा उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है ना. लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, अब देखिए यहां पर हम कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं. Sponges, coelentrates, flatworms, etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. तो यहां पर देखिए कोई स्पेशल ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए या कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो है वो नहीं पाया जाता. किन में? स्पॉन्जेस में यानी कि पोरिफेरेंस में, सेलेंट्रेट्स में यानी कि निडेरियंस में, ओके, और फ्लैटवर्म्स है ना यानी कि आपके प्लेटी हेलमेंथीज में. स्पॉन्जेस में सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, मैंने इनके फाइलम भी आपको बताया. अब उनमें जो है एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2 जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है ना. वहां पर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है कि जो गैसेस हैं वो मूव कर रही हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन और उसी के दौरान जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो यहां पर हो रही है, राइट. तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. अर्थवर्म, क्या देखिए यहां पर एग्जांपल लिया गया है. अर्थवर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको आप कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब, ओके, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी. अर्थवर्म की जो बॉडी होती है ना वो देखिए क्यूटिकल की लेयर उस पर चढ़ी होती है और जब ये मॉइस्ट हो जाते हैं है ना, उसके ऊपर जब है म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जब मॉइस्ट हो जाते हैं तो ये क्यूटिकल जो होती है वो वेट हो जाती है और जब क्यूटिकल वेट हो जाती है तो उसके थ्रू जो है होता है. अब यहीं पे देखिए इंसेक्ट्स की जो बात की गई है, इंसेक्ट्स में जो है ना ट्रैकियल ट्यूब्स पाए जाते हैं. ट्रैकिया जो होती है वो पूरे बॉडी में रन कर रही होती है और बाहर की तरफ जो है वो छोटी छोटी ओपनिंग्स के द्वारा ये ट्रैकियल ट्यूब्स ओपन करती है जिसको आप कहते हैं कि ये स्पाइरिकल्स है, राइट. तो इस तरह का जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स वाला जो ब्रीदिंग में आपको देखने को मिलता है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने में मिलता है, ये आपको इंसेक्ट्स के केस में देखने को मिलता है. तो ये आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स किसको बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा. तो ये आर्थ्रोपोडा का ना बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. सो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ब्रांकियल रेस्पिरेशन. अब जिन ऑर्गेनिज्म में जो है देखिए गिल्स पाए जाते हैं उसमें जो रेस्पिरेशन का टर्म दिया जाता है वो कहा जाता है कि ये ब्रांकियल रेस्पिरेशन है, राइट, एंड आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स. अब देखिए वहीं पर मैंने आपको बताया कि ट्रैकियल ट्यूब्स जो है वो आपकी पाई जाती है किसमें? इंसेक्ट्स में. वो इंसेक्ट जो लैंड पर रहते हैं
है ना। लेकिन कुछ आर्थ्रोपोडन्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। सो वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में आप देखते हैं कि जो है इस तरह का ब्रैंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, राइट। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क whereas vascularized bags called lungs are used by the terrestrial forms for the exchange of gases। जबकि जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो लैंड पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो है ना, बहुत ही यूनिक जो है आपका ऑर्गन पाया जाता है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, जिसको आप देखिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो यहां पर जो है वो लंग्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म में जो टेरेस्ट्रियल पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर रहते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Among the vertebrates, है ना। अब देखिए हमने इनवर्टिब्रेट्स की बात की, अब हम जब बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। So among the vertebrate fishes use gills, क्योंकि फिश देखिए वाटर में रहती है तो उसमें लंग्स नहीं पाए जा सकते, इसलिए उसमें जो है वो वेल डेवलप्ड गिल्स प्रेजेंट होती है। Whereas amphibians, reptile, birds, mammals respire through the lungs, जबकि आपका जो एम्फीबियंस है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि वो लैंड पे भी एक्टिव रहता है और वाटर में भी एक्टिव रहता है, तो उसमें जो है वो आपके क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसी का जो है आपका अगर इसके कुछ लार्वल स्टेजेस देखेंगे तो उसके लार्वल स्टेजेस में है ना लंग्स की बजाय गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही फ्रॉग, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, एम्फीबियंस का मैं एग्जांपल यहां पर फ्रॉग ले रहा हूं, तो वो उसमें आप देखेंगे कि वेल डेवलप्ड लंग्स हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ गिल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में भी जो है वो वेल डेवलप्ड लंग्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब यहीं पर देखिए एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है ना। एम्फीबियंस जो होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, वो विंटर में और समर सीजन में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो कंडीशन जो होती है उनके लिए सूटेबल नहीं होती है। तो वो समर स्लीप और विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, जिसको आप एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस जो होते हैं जब हाइबरनेट या एस्टिवेट कर रहे होते हैं तो अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्ट बनाते हैं, और उस समय जो है एक्सचेंज ऑफ गैस जो हो रही होती है वो उनके स्किन के थ्रू हो रही होती है, उसी को कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब बॉडी की एक्टिविटी इस टाइम बहुत कम है, तो बहुत कम मात्रा में जो है वो इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट इसके स्किन के एक्सचेंज ऑफ गैसेस के होने से ही पूरी हो जाती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सबसे पहले देखेंगे कि नोज में जो है ना, एक्सटर्नल जो नोज है उसमें ओपनिंग्स होती हैं, है ना, जिसको आप एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स के नाम से जानते हैं। ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, और ये अपर लिप्स जो होती है इसके ऊपर जो है ये नोज है आपकी, और इसमें जो दो ओपनिंग्स हैं उसी को आप एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कहते हैं। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर, और अंदर जब ये जाती है ना तो एक चैम्बर बन जाता है ना। नोस्ट्रल जो है वो अंदर की तरफ एक चैम्बर में खुलती है जिसको बोलते हैं नेजल पैसेज, है ना। नेजल पैसेज के थ्रू एक चैम्बर बनती है। नाउ नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। यही जो नेजल चैम्बर है वो अंदर जाकर किससे कनेक्ट हो जाता है, फेरिंग से, यानी नेजल चैम्बर जो है वो फेरिंग से में जाकर ओपन होता है ना। ये एक ऐसा रीजन है ना, जहां पर अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स वो रीजन है जहां पर फूड भी जाता है और आपका एयर भी जाता है। सो दिस इज अ कॉमन पैसेज, पर एट अ टाइम दोनों में से कोई एक चीज ही वहां से पास आउट हो रही होती है, राइट। याद या कि वहां से फूड पास आउट होगा या फिर वहां पर एयर का पैसेज होगा,
राइट। सो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, स्टार्ट किया। और यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे बाहर की तरफ नोज में जो ओपनिंग्स होती है उसको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स जो है वो अंदर नेजल चैम्बर में होती है और नेजल पैसेज के थ्रू जो है वो फेरिंग्स में ओपन करती है। और फेरिंग्स में जो है वो कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू वो फूड और एयर दोनों को पास करती है, राइट। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन। अब ये फेरिंग्स जो होता है ना आगे चल के एक लैरिंग्स रीजन में खुलता है और लैरिंग्स जो आगे जाके ट्रैकिया में ओपन होता है, राइट। तो लैरिंग्स क्या है यहाँ पर ये समझना बहुत आवश्यक है। लैरिंग्स जो है वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है ना। कार्टिलेजिनस आप समझते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो आपका बोन से सॉफ्ट लेकिन मसल से हार्ड होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि नोज की जो टिप होती है और सभी जितनी बोन्स होती हैं उसके एंड्स पर कार्टिलेज की कवरिंग चढ़ी होती है, जिससे कि बोन और बोन, हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिस समय की बोन्स जो है वो दूसरे बोन्स के ऊपर रगड़ खा रही होती है। लेकिन अगर इसी बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर कार्टिलेज की लेयर चढ़ी होती है तो आपके बोन्स को वो घिसने नहीं देते, राइट। एनीवे, तो ये देखिए यहाँ पर कार्टिलेज की बनी हुई ये बॉक्स होती है जो कि आपका साउंड बॉक्स से, है ना, इसको आप कहते हैं साउंड बॉक्स ऑल्सो, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए देखिए ये हेल्पफुल है ना। सो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ। नाउ ड्यूरिंग द swallowing, glottis can be covered by the thin elastic cartilage flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. अब यहीं पर देखिए, जब आप ग्लॉटिस से फूड को स्वॉलो करते हैं तो ये जो है वो एक थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप होता है ना, एक कवरिंग होती है जिसको आप कहते हैं थिन इलास्टिक कार्टिलेज, है ना। ये आपका फ्लैप जो है वो एपोग्लॉटिस के नाम से जाना जाता है और ये प्रिवेंट करता है फूड को लैरिंग्स में ओपन करने से, है ना। यानी कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो लैरिंग्स के ऊपर जो है वो एक कवरिंग बना लेता है जिससे कि फूड जो फूड पाइप में पास कर रहा है वो किसी भी तरीके से लैरिंग्स में ओपन ना करे, क्योंकि अगर ये लैरिंग्स में ओपन कर गया तो फूड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा। और ये अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर गया तो जो है ये काफी हार्मफुल हो जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, राइट। So trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity. अब आपकी ये जो देखिए चेस्ट की जो कैविटी होती है ना, इसको आप thoracic cavity के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ट्रैकिया जो है आपकी एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये जो है वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें भी जो कार्टिलेज की जो है वो सी शेप में रिंग्स पाई जाती हैं जिससे कि जो ट्रैकिया की जो ट्यूब है वो आपस में जाकर ऐसे कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए आपस में, है ना। तो ये यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है और इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर जब ये पूरे ट्रैकियल ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, है ना, सो ये आपका ट्रैकियल ट्यूब बनाता है। अब ट्रैकिया की अगर बात करें तो ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंड करता है ना, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैकिक कैविटी, ये मिड थोरैकिक कैविटी तक जाता है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक कैविटी, फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा। ये पांचवा जो थोरैकिक वर्टिब्रे होते हैं ना, वहां पर जाकर ट्रैकिया जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको आप कहते हैं राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब इसमें से देखिए अगर आप जो है वो ब्रोंकाई को देखेंगे ना, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। अब यही दोनों जो ब्रोंकाई हैं, जो एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ये दोनों जो हैं आपकी जो है वो अलग अलग जो है वो उसकी ब्रांच बनना शुरू हो जाती है ना। सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये जो है वो छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में एंड हो जाती है। नाउ द ट्रैकिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई and initial bronchioles are supported by
इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो मैंने आपको थोरैकिक कैविटी में, है ना, ट्रैकिया के केस में जो है वो कार्टिलेजिनस रिंग की बात की थी ना, सी शेप में, क्योंकि सी देखिए वो पूरा रिंग कंप्लीट नहीं होता है ना, छोटा सा पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो उसको इसलिए हम उसको सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग या इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग भी कहते हैं। अब ये किसमें कहां कहां प्रेजेंट होता है, देखिए ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ये जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, ये 3 लेवल होते हैं, है ना। जो ट्रैकिया है आपका वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन टर्शियरी ब्रोंकियाई, एंड देन उसके बाद उसमें ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स लेवल पे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स लेवल तक जो है आप देखेंगे कि उसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, now, each terminal bronchioles give rise to the number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. अब हर टर्मिनल जो ब्रैंक्यूल्स, इनिशियल ब्रैंक्यूल्स नहीं, टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स जो होते हैं, है ना, वो नंबर ऑफ थिन, इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइड बैग्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप एल्वियोलाई कहते हैं ना, वो प्रेजेंट होती है। यानी कि हर जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप एल्वियोलाई कहते हैं। नाउ द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लंग्स के में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए लंग्स में जो है ना, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो है ना ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो, और साथ साथ जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके साथ जो अटैच्ड हैं एल्वियोलाई, इन सबको मिलाकर आप कहते हैं कि ये लंग्स हैं। नाउ वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा। ये हमारे पास जो है वो 2 लंग्स हैं, और दोनों लंग्स जो होते हैं ये देखिए डबल लेयर्ड प्लूरा से कनेक्ट जो है वो कवर्ड होता है, यानी कि 2 लेयर होती हैं प्लूरा की, है ना। और लंग्स और मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है उसमें एक लिक्विड भरा होता है विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, है ना, इसी को आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। नाउ इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। तो देखिए लंग्स जो होती है वो बाहर आती है फिर अंदर जाती है ना, तो ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है, और साथ ही साथ ये लंग्स जो है ना, ये फ्लूइड की प्रेजेंस से अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर कुछ ज्यादा मात्रा में लगता है तो ये लिक्विड जो है उस प्रेशर को मिनिमाइज कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट आप जब है ब्रेन भी पढ़ेंगे और जब हार्ट भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि जो ऑर्गन है वो चारों तरफ से कोई लिक्विड सब्सटेंस से घिरा हुआ है ना। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं और इनके प्रोटेक्शन के लिए वजह से जो है इसके चारों तरफ जो है वो फ्लूइड जो रहता है वो रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in the contact with the lung surface. तो ये देखिए 2 आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना। तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो आपके किससे कांटेक्ट में है, थोरैकिक लाइनिंग से, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो किसके कांटेक्ट में है, लंग के सरफेस में। इन्हीं के बीच जो है वो प्लूरल फ्लूइड जो है वो filled होता है, pleural fluid. The part starting with the external nostril up to the terminal bronchi constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system. So जब आप नोस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं, नोस्ट्रिल से आपका नेजल चैम्बर आता है, देन फेरिंग्स आता है, देन आपका लैरिंग्स आता है, देन उसके बाद ट्रैकिया शुरू होता है। ट्रैकिया जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, फिर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं, देन ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, और आपका जो टर्मिनल ब्रोंकाई है नोस्ट्रिल से लेके
टर्मिनल ब्रोंकाई तक जो है वो आपका कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या कह सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आपका कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। जबकि एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, है ना, एल्वियोलाई और साथ के साथ जो है उसमें जो बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, है ना, फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इसी से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो आपका एक पार्ट होता है लंग्स में जो है वो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो है वो आपका कंडक्टिंग पार्ट होता है, जबकि आपका एक रेस्पिरेटरी पार्ट होता है ना, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। कंडक्टिंग पार्ट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है एटमॉस्फेरिक एयर को, है ना, एल्वियोलाई में, एंड क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, humidifies and also bring the air to the body temperature। तो ये जो है कंडक्टिंग पार्ट जो है देखिए ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को, है ना, एल्वियोलाई रीजन तक, है ना, ये एल्वियोलाई रीजन तक जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को कंडक्ट करता है, जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है। और जब ये साथ ही साथ देखिए ये क्या और भी काम करता है, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, जितने भी फॉरेन पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं ना, उनको जो है वो इलिमिनेट आउट करता है, एंड ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, है ना, और ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है ना, और साथ ही साथ जो है वो एयर टू बॉडी टेम्परेचर, एयर जो होती है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आती है। सो एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। एक्सचेंज पार्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग पार्ट से तो नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल पार्ट तक होते होते जो है वो आपके एल्वियोलाई के अंदर एयर पहुंच गई। अब एयर पहुंचने के बाद क्या होता है, यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। और यहां पर देखिए ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैकिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। आपका जो लंग्स होता है वो थोरैकिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत एयर टाइट चैम्बर है, यानी कि किसी भी तरीके से एयर का जो है वो लीकेज नहीं होता है। द थोरैकिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, है ना। अगर डॉर्सल पार्ट आप देखेंगे तो पीछे जो है वो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। आपकी जो थोरैकिक चैम्बर जो बनी होती है वो डॉर्सल की तरफ से, डॉर्सल रीजन की तरफ से देखते हैं तो वो थोरैकिक चैम्बर में बनी होती है। और वेंट्रल बाय दी स्टर्नम, और आगे की तरफ जिधर चेस्ट है आप देखेंगे तो यहां पर एक जो है वो बोन होती है जिसको आप स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। और इसी बोन से लेटरल की तरफ, बाहर की तरफ जो है ना वो रिब्स निकलती हैं, एंड लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायाफ्राम, और नीचे की तरफ जो है वो डोम शेप्ड में डायाफ्राम होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। एनाटॉमिकल setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs, है ना, pulmonary cavity। जो अगर आप इस पूरे एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स को देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी जो होती है ना, वो चेंज होती है, ठीक है। कैसे चेंज होती है, क्योंकि लंग आपका जो पल्मोनरी कैविटी जो है वो आपका चेंज होता है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो कैविटी चेंज होती है। तो सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, है ना। पल्मोनरी वॉल्यूम ऑफ डायरेक्टली जो है वो ऑल्टर्ड नहीं हो सकती है। तो पूरा का पूरा जो थोरैक्स है, आपका जो थोरैकिक कैविटी है, वो जो है वो मूव आउट करता है और मूव इन करता है।
तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं? तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो देखिए सबसे पहले ब्रीदिंग प्रोसेस होती है या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है वो बाहर निकाल दी जाती है एल्वियोलाई से। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो ये जो है, ये तो हमने मोटा मोटा बता दिया कि ब्रीदिंग में का ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज आउट होती है, लेकिन कहां पर डिफ्यूजन हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैस, यानी O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के लेवल पे हो रहा है, जहां पर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है उसके मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। थर्ड थिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, है ना। दोनों गैसेस, चाहे आपकी ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों का देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, है ना। और आपका जो ऑक्सीजन का और CO2 का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किसमें, किसके थ्रू, किसके बीच में हो रहा है? ब्लड और टिश्यूज के बीच में हो रहा है ना। ऑक्सीजन डिफ्यूज करके जो है वो ब्लड से टिश्यू में जाती है, और टिश्यू में जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है वो टिश्यू से वापस ब्लड में आ जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 by the cells for the catabolic reactions and resultant release of CO2, है ना। तो ऑक्सीजन जो आपके सेल्स में प्रेजेंट है उनका देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज होता है ना। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज होता है, और जो है वो रिजल्ट जो होता है ना, वो CO2 के फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। तो जब एनर्जी निकलती है तो ये गैसियस वेस्ट मटेरियल CO2 भी निकलता है, तो उसको ब्लड में डिसॉल्व करके लंग्स तक फिर पहुंचाया जाता है। Now, breathing involves the two stages: inspiration, during which the atmospheric air is drawn in, and expiration, which is the alveolar air is released out. तो आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस में जो है वो उसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है। तो पूरे मैकेनिज्म को देखिए हम दो स्टेप्स में समझ सकते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस। एक तो है आपका पहला इंस्पिरेशन, जिसमें कि आप एटमॉस्फेरिक एयर को ना इंस्पिरेशन करके जो है वो अंदर लेते हैं, है ना। सांस को हम अंदर लेते हैं, और उसके थ्रू जो है एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो हमारे थोरैकिक कैविटी में यानी कि लंग्स के अंदर आती है। अब इसके साथ ही साथ हम दोबारा क्या करते हैं? एक्सपायरेशन करते हैं, बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो एल्वियोलर एयर होती है ना, वो देखिए बाहर रिलीज आउट कर दी जाती है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। अब ये देखिए जो गैस का जो है इन एंड आउट, है ना, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये जो हो रहा है ना, कैरिड आउट हो रहा है, ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, जो कि लंग्स, है ना, और उसके एटमॉस्फेयर के बीच में हो रहा है ना। तो यहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। Now, inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. तो देखिए इंस्पिरेशन, अब इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो है प्रेशर ग्रेडियंट की बात की है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर जिसको हम आप समझ सकते हैं, तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंस्पिरेशन के दौरान जो है वो क्या होता है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, है ना, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो कम होता है ना। और लंग्स के बाहर जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में एयर है ना, उसका एयर का जो प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एयर जो है हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है इंस्पायरेशन के दौरान, एंड देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। और ये देखिए यहाँ पर जो है वो लंग्स में जो है वो नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर कम होता है अगर आप तुलना करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से।
ठीक है। तो कम प्रेशर होने की वजह से बाहर से एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. अब ये देखिए जस्ट उसके अपोजिट, जब एक्सपायरेशन प्रोसेस होती है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग के अंदर जो है एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। लंग्स के अंदर जो है एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सपायरेशन के दौरान। और किससे तुलना कर रहे हैं हम? अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एयर जो बाहर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर कम है, तो इस बार प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो एयर जो है वो मूव करती है इनसाइड टू आउटसाइड, राइट। तो देख सकते हैं आप यहां पर जो है जो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले कर रहा है। The diaphragm and the specialized set of muscles, external and internal costal muscles between the ribs help in generation of such gradient. तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट देखिए बनता है। तो डायाफ्राम जो कि नीचे लंग्स, आपका जो थोरैकिक कैविटी होता है ना, उसी के नीचे कार्टिलेज का बना एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप डायाफ्राम कहते हैं, और इसका शेप जो होता है वो डोम शेप। तो साथ ही साथ देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स जो है आपके रिब्स के बीच में, आपके रिब्स है ना, थोरैक्स जो बना होता है वो आपका सामने जो है वो वेंट्रल रीजन में देखेंगे कि स्टर्नम बोन है और स्टर्नम से दोनों तरफ जो है वो रिब्स निकलती हैं, राइट। और रिब्स के बीच में जो है वो आपकी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दोनों मसल्स जो हैं वो रिब्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि थोरैकिक कैविटी जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है। कब मूव करती है? जब एयर अंदर मूव करती है, राइट। और वहीं जब हमारी थोरैकिक कैविटी नीचे जाती है तो एयर का प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर बढ़ जाता है, तो लंग्स से जो एयर है वो बाहर निकलती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों मसल्स है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साथ ही साथ डायाफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी हम इसको समझते हैं यहाँ पे। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन का इनिशिएशन कैसे शुरुआत होगी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम से, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। तो डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो डायाफ्राम नीचे की तरफ आ गया, तो आपका जो थोरैक्स रीजन है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। The contraction of external intercostal muscle lifts up ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber। अब इसी के दौरान देखिए क्या हुआ, रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो क्या करती हैं? रिब्स को और स्टर्नम को बाहर की तरफ मूव आउट कराती हैं, है ना, ये बाहर की तरफ मूव होती है। तो जब ये बाहर की तरफ मूव होती है, देखिए डायाफ्राम नीचे की तरफ हो रहा है और जो है आपकी जो थॉरैक्स है वो बाहर की तरफ मूव हो रहा है। तो दोनों ही तरीके से देखिए इंस्पिरेशन के दौरान जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम जब बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। तो इनसाइड द लंग, इन लंग्स के अंदर जो है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, दोनों तरीके से, थोरैक्स के बाहर जाने की वजह से भी और जो है आपका डायाफ्राम के नीचे जाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। और फिर क्या होता है? फिर यहां पर जो है एयर जो है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर बहुत कम हो गया वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से, तो एयर जो है वो बाहर से मूव करके अंदर की तरफ आती है। So the overall increase in the thoracic volume causes similar increase in the pulmonary volume। और इस तरीके से देखिए पूरे लंग्स का जो है वो वॉल्यूम, हमने तो यहां पर समझा कि थोरैकिक वॉल्यूम है, लेकिन थोरैक्स जब
एक्सपैंड कर जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट लंग्स है ना, उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, है ना। ये देखिए प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम जब बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना कम हो गया? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम हो गया। विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। और ये फोर्स करता है कि बाहर से एयर जो है वो लंग्स के अंदर आए, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं इंस्पिरेशन। तो देखिए यहां पर इस फिगर के दौरान किससे भी आप समझ सकते हैं, diaphragm is contracted, so diaphragm is moving out, ribs and sternum are raised, और ribs और sternum देखिए बाहर की तरफ रेज्ड हो रहे हैं, तो अंदर जो इसके जो थोरैकिक कैविटी जो है वो बढ़ गई। अब थोरैकिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? लंग्स, तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर डिक्रीज कर गया। प्रेशर कितना डिक्रीज कर गया? एटमॉस्फेरिक एयर की तुलना से कम हो गया, तो एयर जो है वो मूव करके अंदर की तरफ यहां पर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। ना रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम, अब क्या होगा? डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स करेगी, एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन। तो अब क्या होगा? डायाफ्राम जो है वो नॉर्मल पोजीशन में ऊपर की तरफ मूव कर गई, और लंग्स की जो आपकी जो रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो आपकी जो थोरैकिक कैविटी है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। और जब इसका वॉल्यूम घटता है, थोरैकिक वॉल्यूम घटता है, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट लंग्स है ना, उनका भी वॉल्यूम घट जाता है। सो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है? लंग्स के अंदर एक प्रेशर बढ़ जाता है अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किससे तुलना कर रहे हैं हम यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में जो है आपके पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, एंड कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। और इसकी वजह से एयर जो है वो बाहर मूव कर जाती है लंग्स के, है ना। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। तो अभी हमने यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन देखा। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, है ना। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पोजीशन। आपकी जो रिब्स हैं, है ना, और स्टर्नम जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन नीचे की तरफ मूव कर रही है। डायाफ्राम भी रिलैक्स होता है और वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है। तो आप देख सकते हैं कि डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव किया है। अब ये रिब्स और स्टर्नम नीचे की तरफ जा रहे हैं और डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों वजह से देखिए इसका जो थोरैकिक कैविटी होता है वो कम हो जाता है। थोरैकिक कैविटी कम हो गया यानी कि थोरैक्स वॉल्यूम कम हो गया, और थोरैक्स वॉल्यूम कम हो गया तो थोरैक्स रीजन, थोरैकिक कैविटी में जो प्रेजेंट लंग्स है उसका भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो गैस जो है, जो गैस फिल्ड है जो है आपके लंग्स में, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। So we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. आपके abdomen में additional muscles हैं जिसकी सहायता से जो है आप जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर सकते हैं। अगर हम एवरेज इसकी बात करें कि कितना प्रेजेंट है, तो ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथेस 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, है ना। 12 से 16 मिनट की ब्रीदिंग जो होती है वो हेल्दी ह्यूमन में हो रही होती है। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using the spirometer, which helps in clinical assessment of the pulmonary function, है ना। और आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप नापना चाहते हो कि ब्रीदिंग मूवमेंट में, है ना, कितनी जो है वो एयर जो है वो मूव इन और आउट कर रही है, तो आप जो है एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो है इसको मेजर कर सकते हो। तो स्पायरोमीटर जो है विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, और इससे जो है इस पल्मोनरी फंक्शंस में बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उसको स्टडी करने के लिए भी यूज
किया जाता है। अब देखिए इसी स्पायरोमीटर की सहायता से जो है ना हम लंग्स की जो है वो रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जो होती हैं वो क्या होती है। टाइडल वॉल्यूम, सबसे पहला देखिए यहाँ पर वॉल्यूम की बात की गई है और वो है आपका टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रही है आपकी, है ना, उस समय जो है वो कितनी एयर इंस्पायर हो रही है और कितनी एयर जो है वो एक्सपायर हो रही है, ये आपका कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, राइट। एंड इट इज अप्रोक्स 500 ml। ये कितना होता है आपका? 500 ml के बराबर होता है। एंड जो है हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 800 ml of air per minute, है ना। 6000 से 8000 ml एयर जो होती है वो पर मिनट जो है वो हेल्दी मैन में जो है इंस्पायर और एक्सपायर की जा सकती है ना। तो इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब देखिए दूसरा वॉल्यूम यहां पर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। कई बार आप क्या करते हैं, फोर्स से इंस्पिरेशन करते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन जिसको कहा जाता है ना। तो जब आप फोर्स से करेंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा एयर भी जो है वो मूव करके अंदर आएगी लंग्स में, है ना। तो आपका एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो मूव करके आ रहा है उसको आप कहते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन। एंड दिस एवरेजेस 1500 ml टू 3000 ml, जो कि आपका 2500 ml से लेके 3000 ml तक हो सकता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसी तरीके से देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, है ना। फोर्सफुली जो है आप कितनी एयर जो है वो एक्सपायर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड दिस एवरेजेस दैट इज 1000 to 1100 ml। ये 1000 से 1010 ml तक की हो सकती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट जो है आपका वॉल्यूम जो है, देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम की बात की गई है। रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब आप फोर्स से एक्सपायर करते हो ना तब भी थोड़ी मात्रा में जो है एयर वो लंग्स में रह जाती है। दिस एवरेजेस 1100 ml टू 1200 ml, क्योंकि आपका अगर वॉल्यूम में इसको अगर हम बताएं कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी रह जाती है, तो देखिए लंग्स में जो है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान भी 1100 से लेके 1200 ml तक जो है वो एयर इसमें रह जाती है। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, है ना, वन कैन डिराइव द वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो अभी तक देखिए हमने जो है वो बहुत सारे वॉल्यूम्स की बात की, टाइडल वॉल्यूम्स की बात की, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की, रेसिडुअल वॉल्यूम की बात की। तो अब देखिए बहुत सारे वॉल्यूम्स को आप कंबाइन करके ना लंग्स की कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर मेंशन है बाय एडिंग अप few respiratory volumes described above one can derive various pulmonary cavities। बहुत सारी pulmonary cavities जो है वो आप निकाल सकते हो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जितने भी हमने डिस्कस किए उनको ले लेना तो आप जो है वो जो है कैपेसिटीज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, यानी लंग्स से रिलेटेड कोई बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर क्लिनिकल डायग्नोसिस में जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो रोल प्ले किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन जो है वो इंस्पायर करता है
नॉर्मल एक्सपायरेशन में, जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करता है ना, तो उसके बाद वो इंस्पायर भी करता है। तो कितना इंस्पायर करता है? तो देखिए इसमें आपका आता है दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो है, साथ के साथ जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो बन जाता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज के बारे में बात की गई है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, है ना। नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान जो है फिर वो क्या करेगा? एक्सपायर करेगा। कितना एक्सपायर करेगा, है ना। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है कि जितना एक पर्सन नॉर्मल इंस्पिरेशन में, है ना, नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद जब एक्सपायर करता है वो उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब आप ऐड कर दोगे तो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है वो आ जाएगी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, volume of air that will remain in the lungs after the normal expiration। आप नॉर्मल एक्सपिरेशन कर देते, पूरी एयर जो है वो निकलती नहीं है, लंग्स में थोड़ी मात्रा में एयर अभी भी रह जाती है। सो ये आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाता है ना। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है वो निकल जाती है। वाइटल कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, है ना। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद जो है एक नॉर्मल व्यक्ति जो है कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन कर सकता है। पहले आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, अब आप नॉर्मली कितना इंस्पायर कर सकते हो, ये जो है दिस इंक्लूड्स ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इन तीनों को जब आप ऐड करते हो तो आपकी वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग्स की पूरी कैपेसिटी कितनी है? तो total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration, है ना। फोर्स इंस्पिरेशन करने के बाद जो है देखिए कितनी लंग्स जो है वो एकोमोडेट कर सकता है। आप इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इन सभी को अगर आप ऐड कर दीजिए जो कि आपका वाइटल कैपेसिटी है और इसके साथ साथ रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर दीजिए तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। Now, alveoli are the primary site of exchange gases। तो हम पहले भी डिस्कस चुके हैं कि पल्मोनरी जो है एक्सचेंज जो है आपका एक्सचेंज जो होता है वो कहां पर होता है? तो वो देखिए आपका लंग में जो है ना, आपका एल्वियोलाई वाला जो पार्ट है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उससे अटैच होते हैं, तो वो जो साइट होता है वो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट होता है। So exchange of gases also occur between the blood and tissue। लंग्स में जो है वो एल्वियोलाई रीजन पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, लेकिन टिश्यू में, है ना, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। So O2 and CO2 are exchanged in these sites by the simple diffusion and mainly based on the pressure concentration gradient। So यहां पर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। यहां पर जो टेक्निक है वो आपकी सिंपल डिफ्यूजन है। और ये जो है आपका जो सिंपल डिफ्यूजन है किसके ऊपर बेस्ड है? या तो आप कहेंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट है या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर आपका ये बेस्ड होता है। Solubility of the gas as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। देखिए rate of diffusion पे ना बहुत सारी चीजें असर डालती हैं, है ना। तो एक तो देखिए solubility, कितना गैस soluble है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, आपकी एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है ना वो कितनी थिक है, इस बात पे डिपेंड करता है।
है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि गैस कितना सॉल्युबलाइज हो रही है, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, इन सारे फैक्टर्स पे आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिपेंड करता है। Pressure contributed by the individual gas in a mixture of gas is called the partial pressure, and it is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. तो देखिए आपकी जो पूरी गैस होती है ना, उसका ओवरऑल जो है वो प्रेशर पड़ता है, लेकिन आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन्हीं दोनों गैसेस का जो है वो मेजरली जो है वो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो जितना प्रेशर लगा रही है उसको आप बोलते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, है ना, क्योंकि वो एयर में एक गैस जो है वो एक पार्ट है, तो उसका अपना पार्ट के हिसाब से ही प्रेशर लग रहा होगा, इसीलिए देखिए वहां पर इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात की गई है। इसी तरीके से जो आपके गैस है उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेशर डालता है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा अपना प्रेशर नहीं होता, इसके साथ साथ और भी गैसेस होती हैं जो कि प्रेशर डाल रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को ही जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसको भी बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2। ओके, now the partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two side of diffusions are given in the table. तो अभी हम यहाँ पर टेबल और फिगर दोनों ही डिस्कस करेंगे। The data given in the table clearly indicates the concentration gradient of oxygen and alveoli to the blood and the blood to tissues. तो देखिए टेबल में ये दर्शाया गया है कि कितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ऑक्सीजन का है ना, फ्रॉम एल्वेलाई टू द ब्लड, जब जो है ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में जाती है एंड ब्लड टू फिर टिश्यू में जाती है। सो यहाँ पे आप देखिए ये टैबुलर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द डिफ्यूजन। देखिए कई जगह यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, तो देखिए रेस्पिरेटरी गैस है, ऊपर O2 नीचे CO2, एटमॉस्फेरिक एयर में देखिए ऑक्सीजन जो है उसका प्रेशर 159 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 है, बहुत ही कम, 1 से भी कम, है ना। अब वहीं एल्वियोलाई में जरा देखिए ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 104 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 हो गया। ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो देखिए वहां पर जो है वो ऑक्सीजन जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 है, और वहीं जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है। ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो देखिए उसका जो है प्रेशर वहां पर 95 है और यहाँ पर 40 हो जाता है, और टिश्यू में 40 और 45 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे एल्वियोलस टू द बॉडी टिश्यू होती है और फिर इसका बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए इंस्पायर्ड एयर है ना और एक्सपायर्ड एयर, लंग के अंदर देखिए कितना प्रेशर है, लंग के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है और आपका PCO2 जो है वो 40 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन जो है वो मूव करके यहां पर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके लंग्स में चली जाती है। अब पल्मोनरी वेन जो है देखिए ब्लड को वापस कहां पर ले आता है, हार्ट में, और हार्ट इसको दोबारा पंप करके बॉडी में भेजती है। तो यहां पर देखिए पार्शियल प्रेशर कितना हो जा रहा है, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका ब्लड है ना, जो सिस्टेमिक आर्टरीज है यानी कि ऐसी आर्टरीज जो बॉडी को ब्लड पहुंचाती हैं, देखिए कितना पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 mmHg, ठीक है। तो अब टिश्यू के पास पहुंच गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में प्रेजेंट होती है वो देखिए मूव करके आपके सिस्टेमिक वेन्स में चली जाती है। अब यहां पर देखिए प्रेशर कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम 40 mmHg हो गया, और वहीं देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना हो गया 45 mm ऑफ G। तो अब ये जो है सिस्टेमिक वेन जो है ब्लड को हार्ट में पहुंचाती है
और हार्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो लंग्स में पहुंचाता है। अब ये ब्लड कैपिलरीज जब लंग्स में है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पर कितना है 45 और लंग्स में कितना है 40। सो हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर इट विल मूव और कार्बन डाइऑक्साइड यहां चली जाएगी। अब यहां पर जो ऑक्सीजन कितना है 40, जबकि आपका लंग्स में कितना है एल्वियोलाई में कितना है 104। तो अगेन ऑक्सीजन विल मूव एंड कम टू द ब्लड। So similarly, a gradient is present in the carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli। तो इस तरीके से हमने अभी फिगर में देखा कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट है ना वो डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट है ना। पहले ये जो है टिश्यू टू ब्लड में जाता है और फिर ब्लड से एल्वियोलाई में होता है। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, कौन ज्यादा सॉल्युबल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है 20 से 25 टाइम्स जो है वो हायर है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से। एंड द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन कंपेयर टू द O2। तो इस वजह से जो डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की काफी हाई है ना, और इसका जो पार्शियल प्रेशर जो डिफरेंस है वो भी काफी हाई है, राइट। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। अब ये देखिए डिफ्यूजन की जो मेम्ब्रेन होती है ना वो 3 लेयर से बनी हुई है, नेमली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो देखिए थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, और द एंडोथीलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज, और उसके ऊपर एल्वियोलाई के ऊपर जो कैपिलरीज रन कर रही होती हैं उसकी देखिए एंडोथीलियम लेयर होती है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है। डिफ्यूजन जो गैसेस का होना है ना वो इस 3 मेम्ब्रेन के थ्रू होना है। So however, its total thickness is much less than a millimeter, है ना। अगर आप देखेंगे कि तीनों का स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन तीनों की थिकनेस अगर आप देखेंगे तो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of O2। क्योंकि अगर देखिए यही मेम्ब्रेन जो है वो काफी अगर थिक होती तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नहीं हो पाता, राइट। तो टोटल थिकनेस जो होती है वो तीनों गैस के मिलाकर 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। इस वजह से जो है जो सारे फैक्टर्स जो बॉडी में हैं वो फेवरेबल हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए, फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम द। तो इसके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहे वो एल्वियोलाई से टिश्यू के एल्वियोलाई से कैपिलरीज के बीच में हो रहा है या फिर है ना जो है टिश्यू से एल्वियोलाई के बीच में हो रहा है, दोनों के केस में जो है वो वहां पर जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो इतनी थिन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फेवर करती है। तो यहां पर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये देखिए हमारी एल्वियोलर कैविटी है, ये एक एल्वियोलाई है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलर वॉल जो कि 1 सेल थिक लेयर है, ओनली 1 सेल थिक। अब वहीं इसके ऊपर देखिए ब्लड की कैपिलरीज है, तो ब्लड की कैपिलरीज की जो आउटर जो मेम्ब्रेन है देखिए वो उसको आप बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, है ना, एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। अब ये दोनों के बीच में है ना आपकी जो एल्वियोलाई जो कैविटी है यानी कि उसकी जो स्क्वैमस एपिथेलियम वाली मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरी की दोनों के बीच में देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर आप देखेंगे तो ये 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है ना, और ये काफी थिन है, सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। यहां पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ब्लड जो है वो एक मीडियम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को।
About 97% of O2 is transported by RBC in the blood, है ना। तो आरबीसी जो है, रेड ब्लड कार्पसूल्स, है ना, 97, जितना भी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैरी कर रहा है उसका 97% जो है ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू कैरी किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। बाकी के 3% जो है वो कुछ ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में भी डिसॉल्व हो जाती है ना। जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है वो आपका सिर्फ 3% ही बनाती है। नॉ नियरली 20 to 25% ऑफ CO2, है ना, 20 से 25% जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है आरबीसी से, है ना। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 से 25% देखिए सिर्फ आरबीसी से जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, जबकि 70% इट इज कैरिड एज अ बाइकार्बोनेट। तो ये एक आयन के फॉर्म में, है ना, ये बन जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट किया जाता है बाइकार्बोनेट, है ना। और अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो ब्लड जो है, आपका ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो दो तरीके से कैरी किया जाता है, ठीक है, आरबीसी के थ्रू और आपका प्लाज्मा के थ्रू। जबकि यहां पर देखिए आपका 3 तरीके से कैरी किया जा रहा है ना। आरबीसी भी इसको कर रही है, 20 से 25% जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के थ्रू कैरी किया जाता है। वहीं आपका 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और तब उनको कैरी किया जाता है। और वहीं 7% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है ना। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, जो है आपके कार्पसल्स वाले पार्ट और जो है आपका प्लाज्मा पार्ट। तो प्लाज्मा में देखिए 7% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होके भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, है ना, कि ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। आपको पता होगा कि आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पसूल्स होती है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है ना। आपका एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन कर सकता है। सो O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। ऐसा नहीं है कि एक बार कंबाइन कर गया तो अब अलग नहीं होगा, इसीलिए देखिए इसके मेंशन किया गया है यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन कंबाइन करता है वो रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन करता है, और जब कंबाइन कर जाता है तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, है ना। एक आपका हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो करीब से करीब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, है ना, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को जो है वो खुद जो है वो कैरी कर सकता है। ना बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड कर जाते हैं इट इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ये आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करता है कि जो है हीमोग्लोबिन किस तरीके से ऑक्सीजन पे से कंबाइन कर रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन ion concentration and the temperature are the other factor which can interfere with this binding। लेकिन इसको इंटरफियर करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है ना। ये कुछ फैक्टर हैं जो कि इंटरफियर करते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने पे। So a sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the partial pressure of oxygen, है ना, and this curve is called as oxygen dissociation curve। तो हम इसको ना एक कर्व के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कब कंबाइन होता है, कब सैचुरेट हो जाता है, कब अलग हो जाता है ना। इसको एक कर्व से समझा जा सकता है जिसका नाम दिया गया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं।
है ना, एंड इट इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2। तो ये जो है ना आपका जो डिसोसिएशन कर्व ऑक्सीजन का, एक तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है और फिर डिसोशिएट होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन है ना, ये इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स असर डालते हैं। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, है ना, ये सारे जो है ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कैसे कंबाइन कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज PO2, आपके एल्वियोलाई के अंदर जो है आपका ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो होता है। लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, टेम्परेचर भी लोअर होता है। द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, फेवरेबल होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, है ना। तो देखिए मैं दोबारा यहां पे आपको कह रहा हूं कि जो है अगर एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन है ना, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा। लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा और टेम्परेचर भी लोअर होगा। तो ये सारे फैक्टर्स फेवर करते हैं इस डायरेक्शन में कि जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से जो है वो जाकर कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा लीजिए वो फिर है ना, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन बढ़ता जाए, इसका पार्शियल प्रेशर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। या वाइसा वर्सा, पार्शियल प्रेशर आप बढ़ा देंगे तो कंबाइन जो है वो 100% कर गया, अब वो फर्दर कंबाइन नहीं करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैचुरेशन लेवल जो है वो आ जाता है। वेयर एज इन द टिश्यू, अब हम बात करेंगे टिश्यू पे, है ना। तो वेयर एज इन द टिश्यू वेयर द लो PO2 एंड हाई PCO2, यहां पर जो है वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और आपके हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, जो टिश्यूज है वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो यहां पर जो है वो कंडीशन क्या है, फेवरेबल है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन। तो यहां पर जब हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी जब ऑक्सीजन को लेकर आता है तो ये सारे फैक्टर्स देखिए फेवर नहीं कर रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने रहने के लिए। क्या फैक्टर्स हैं, लो PO2, ऑक्सीजन आयन का जो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो गया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया लंग्स से, और यहां पर टिश्यू से आप तुलना करिए, हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम था, यहां पर ज्यादा हो गया, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी रेज कर। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इसके डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल है, यानी कि ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन था अब वो डिसोशिएट हो जाएगा। So this clearly indicate that O2 get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated in the tissue. तो इससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो है ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है कहां पर, लंग के सरफेस पे, और फिर वो डिसोशिएट हो जाता है कहां पर, टिश्यूज में, राइट, टिश्यूज में जाकर इनका हमें डिसोसिएशन देखने को मिलता है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आप लेंगे तो इट कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2, है ना, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर कर सकता है आपका 5 ml ऑफ O2, अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो एक अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है ना, तो उस समय अगर आप 100 ml 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे तो आप देखेंगे कि 5 ml जो है वो ऑक्सीजन जो है वो
कैरी कर रहा है। ये एक एस्टिमेट है, ये जो है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के दौरान ये निकाली गई है कि 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कितना ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर सकता है, कितना जो है ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब हम पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय द हीमोग्लोबिन एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। देखिए वहां पर जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर रहा है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा और ये जो है आपका 20 से 25% ही जो है वो आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। एंड दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये जो है आपकी जो बाइंडिंग है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करती है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। आपकी ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक मेजर फैक्टर की तरह काम करता है जो कि अफेक्ट करता है इसके बाइंडिंग के ऊपर। ओके, when partial pressure of carbon dioxide is high and PO2 is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occur. Whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of CO2 from the carbamino hemoglobin takes place। है ना, जस्ट हमने जैसे ऑक्सीजन के केस में देखा था कि लंग्स में किस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और टिश्यू में जाकर जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होता है, उसका ठीक अपोजिट आपको कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखने को मिलता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है आपका देखिए टिश्यू में बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होती है तो इनकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन से कंबाइन करें और बनाते हैं क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब यही जो है अब जब ये एल्वियोलाई के पास जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफी लो हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो काफी हाई हो जाता है। तो आपका टिश्यू में जो है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है और यही जब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट होकर है ना हार्ट में जाता है और हार्ट इसको लंग्स में भेजती है तो वहां एल्वियोलाई के सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है ना, तो वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को है ना हीमोग्लोबिन से निकलकर एल्वियोलाई में चली जाती है और उसी दौरान ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से निकलकर ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है और ब्लड से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आरबीसी के अंदर आपकी रेड ब्लड कार्पसल्स है ना, इसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड अ माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। लेकिन ये थोड़ी मात्रा में ना देखिए आपकी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है, राइट। तो इसका क्या काम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या बना रही है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में ही यही कार्बोनिक एसिड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन में टूट जा रही है और हाइड्रोजन आयन में टूट जा रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपकी आरबीसी के अंदर भी ये एंजाइम प्रेजेंट है ना, और आपकी जो है यहाँ पर जो है प्लाज्मा में भी ये प्रेजेंट है। इसीलिए देखिए ये बाइकार्बोनेट 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो जो है आपका 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में हो रहा है। तो इस एंजाइम्स की कितनी उपयोगिता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आपको याद रखना है।
As the tissue site where the partial pressure of carbon dioxide is high, the catabolism, क्योंकि कैटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहां पे भी फूड का ब्रेकडाउन होता है ना, तो वहां पर जो है वहां पर जो है क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है ना, हाई और प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, अब हाई कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है तो वो मूव करके ब्लड में आ जाता है, आरबीसी और प्लाज्मा में आसानी से फॉर्म आ जाता है, और बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है ना। अभी हमने देखा कि किस तरीके से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है आपका प्लाज्मा और आरबीसी दोनों में प्रेजेंट होता है, तो कैसे वो बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। एट द एल्वियोलर साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, है ना, एल्वियोलर साइट में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, एंड द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो एल्वियोलर साइट पे आप देखेंगे कि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफी लो हो जाता है, रिएक्शन प्रोड्यूस होती है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आपकी रिएक्शन प्रोसीड होने लगती है, और इसकी वजह से फॉर्म करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So thus CO2 ट्राइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, टिश्यू लेवल पे जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई है, वहां पर ये देखिए ट्रैप्ड हो जाते हैं CO2 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, है ना, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई इट इज रिलीज्ड आउट एस, और जब वो ट्रांसपोर्ट होके एल्वियोलाई रीजन पे पहुंचते हैं, है ना, तो ये रिलीज आउट कर दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli, है ना, हर 100 ml of deoxygenated blood जो होता है वो डिलीवर करता है 4 ml of CO2, है ना, और यही हमने क्या देखा था, 5 ml of O2 करता है पर 100 ml of blood। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात की गई है। So human beings have a significant ability to uh, uh, maintain and moderate that respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue, है ना। हमारी बॉडी की अपनी कैपेसिटी है, हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन कि बॉडी किस तरीके से जो रेस्पायरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करती है ना। तो ह्यूमन बीइंग जो है, हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बीइंग की बॉडी वो बड़ी ही सिग्निफिकेंट है, इसमें एक एबिलिटी है कि ये मेंटेन कर लेती है मॉडरेट रेस्पायरेटरी रिदम हर कंडीशन में, है ना, टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, क्योंकि बॉडी टिश्यू को कंटिन्यूअस फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, राइट। तो यहां पर देखिए हमारा न्यूरल सिस्टम जो है, हमारे नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम हमारा इन्वॉल्व है। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर present in the medulla region of the brain that is called as respiratory system rhythm center is primarily responsible for this regulation। तो हमारी बॉडी में जो है ना एक स्पेशलाइज सेंटर है जो कि कहां पर प्रेजेंट है, मेड्यूला रीजन में, मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट है, जो कि कहा जाता है कि ब्रेन का जो है वो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर यही है। सो हमारा ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन होता है उसमें आप देखेंगे कि जो हाइंड ब्रेन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसी में जो है आपका रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है, और यही रेगुलेट करता है, यानी कि रेगुलेशन करता है आपके रेस्पायरेशन का। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स, एक और छोटा सेंटर प्रेजेंट है, वो कहां पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, और इसको आप बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये आपके जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर बनाता है पॉन्स में जो है, और आपको ये मॉडरेट फंक्शन जो है वो मेंटेन करता है आपके रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर में, तो इसका भी रोल बहुत ही अहम है। Neural signal from this center can reduce the duration of the inspiration and thereby alter the respirate। तो बॉडी की
अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा कब होता है कि बॉडी को उस टाइम रेस्पिरेशन रेट अगर कम करना है तो न्यूरल सिग्नल जो है स्टार्ट होता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में जो प्रेजेंट है, और वो आपके जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ जो इंस्पिरेशन है ना उसको ऑल्टर कर देगा एंड ऑल्टर द ओवरऑल रेस्पिरेटरी रेट। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm, और इसी आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना इसके पास एक कीमोसेंसिटिव एरिया है, काफी ऐसा एरिया जो काफी कीमोसेंसिटिव है, situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। तो ये इसके लिए बहुत सेंसिटिव है कि ये अगर जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन का बढ़ेगा, तो ये उसको सेंसिटाइज कर लेंगे, उसको पता चल जाएगा। एंड इंक्रीज दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, और इसका सेंटर जो है वो एक्टिवेट कर जाएगा, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी। तो ये जो है तुरंत सिग्नल भेजेगा आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट को, और वो मैसेज भेजेगा टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। सो क्योंकि अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में बहुत ज्यादा देर तक रह गया तो ये काफी हार्मफुल है, और फिर जो है जल्दी से जल्दी इसके थ्रू जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बॉडी के बाहर निकाला जाएगा, यू कैन एलिमिनेट दैट सब्सटेंस। तो इस तरीके से देखिए ये जो है वो काम करता है। Now, receptor associated with the aortic arch and carotid artery also recognize the changes in the CO2 and hydrogen ion concentration and sends necessary signal to the rhythm center for the remedial action। आपके हमारे जो कैरोटिड आर्टरी है और एओर्टिक आर्च है, यहाँ पे भी सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को जो है वो जज कर सकते हैं, और इससे जो है वो एक रिदम सेंटर जो है वो जो है नेसेसरी सिग्नल्स इनिशिएट होते हैं, और रिदम सेंटर जो आपका है प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, उसको ये मैसेज भेजते हैं। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। ऑक्सीजन का यहाँ पर ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन यस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का काफी रोल है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एस्थमा देखिए इज अ वेरी जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। सो इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग आउट टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इस अस्थमा के दौरान जो है वो ब्रीदिंग में सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, और जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which the respiratory surface is decreased, है ना। Emphysema में क्या होता है, ये भी एक तरह का एक बड़ा ही chronic disorder है जिसमें कि alveolar walls जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और जिससे कि respiratory surface जो होता है वो कम हो जाता है। And this is one of the major cause of the cigarette smoking। तो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उनके में एम्फाइसेमा में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उनके एल्वियोलर की जो वॉल्स हमने डिस्कस किया था है ना उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वॉल डैमेज होगा तो ऑब्वियस है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी अफेक्टेड होगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी देखे गए हैं इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, especially those involving the grinding or stone breaking। So much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation। तो बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसी जगह पर काम करते हैं जैसे इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर जहाँ पर स्टोन ब्रेक किए जाते हैं या फिर स्टोन की ग्राइंडिंग की जाती है, उससे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करके काफी डैमेज कर देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, राइट। सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। और अगर इससे इस तरह का जो एक्सपोजर काफी लंबे समय तक रहता है तो आपको यहाँ पर इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड बी वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो काम करते दौरान इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्करों को जो है वो मास्क जरूर पहनना चाहिए।
ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये सेशन एंड होता है। दूसरे सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।